हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं ए लर्निंग। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? ओके, तो आप पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं इसकी आइडेंटिटी बता दूं आपको, इसकी पहचान बताने जा रही हूँ। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं और कार्य का जारी होना पाया जाता है, लेकिन समय का पता नहीं चलता है। इसकी आइडेंटिटी क्या है? इस सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मिलेंगे आपको। जैसे आप सेंटेंस कोई बनाओगे, वह पढ़ रहा है, तो इसके लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? रहा है। ओके, तो इसकी पहचान यही है कि अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, चाहे हुआ है, चाहे कार्य का जारी होना पाया जा रहा है, तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब मैं इसके रूल नंबर 1 की बात करती हूँ। ही से इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, आपको बस ही से इट तथा एक वचन, जहाँ ही से इट आएगा वहां आप हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया इसका प्रयोग करिएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिएगा। ओके, अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम। आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ये सारे हेल्पिंग वर्ब बता रखा है पहली वीडियो में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मतलब सहायक क्रिया क्या होती है। ओके, अब मैं रूल नंबर 3 की बात करूंगी। यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी हमारी क्या होती है? आईएनजी जीरेंट, जिसे जीरेंट भी बोला जाता है। ओके, तो हम कोई भी फॉर्म लिखेंगे, जैसे मैं लिख देती हूँ गो, जैसे मैं लिख देती हूँ गो। ओके, तो अब मैं गो में जब इसमें आईएनजी लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? गोइंग। ये आईएनजी हमारा एक जीरेंट होता है, तो ये वर्ब के साथ ही जुड़ के सेंटेंस में यूज होता है। अब मैं इसके ट्रांसलेट ऑफ रूल के बारे में, मतलब जब आप ट्रांसलेट बनाओगे तो किस अकॉर्डिंग से बनाओगे कि आपका ट्रांसलेट बिल्कुल सटीक होगा, मतलब बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखिए आप, नंबर 1 होगा हमारा सब्जेक्ट, नंबर 2 होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें क्या यूज होगा? इज, एम, आर। नंबर 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चौथे नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और 5वें पे रिमाइंडर। मैंने अपनी वीडियो में बता रखा था कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब होता है अन्य शेष बातें, मतलब जो मैं सेंटेंस बना रही हूँ उसमें कुछ जो सेंटेंस बच जाते हैं जिसे मैं बाद में यूज करती हूँ, वो हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, चाहे पढ़ रही हूँ। ओके, तो आई एम रीडिंग अ बुक या आई एम स्टडिंग अब मैंने बताया था कि स्टडी क्या होता है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। ओके, और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो। अध्ययन करने का मतलब होता है किसी चीज को अपने दिमाग में बैठाना, मतलब बहुत ही डीपली उसको पढ़ना। अब मैं इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करती हूँ। ओके, अब मैं इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करती हूँ। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आप तो जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ नॉट लग जाता है वहाँ निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। बट निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। रूल नंबर 1 इसमें क्या है? निगेटिव वाक्यों में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, सहायक क्रिया के बाद करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। कभी नहीं का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर का। ओके, अब मैं ट्रांसलेट ऑफ रूल, जब ट्रांसलेट आप बनाओगे तो उसमें कैसे किस अकॉर्डिंग से बनाओगे? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब,
इज एम आर। नंबर 3 नॉट। नंबर 4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नंबर 5 ऑब्जेक्ट। नंबर 6 रिमाइंडर। इसका एक एग्जांपल देखिए आप सब लोग। हम अपने मैदान में नहीं खेल रहे हैं। हम अपने मैदान में नहीं खेल रहे, चाहे तुम अपने मैदान में नहीं खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्जांपल आप ले लो। बस आप ये देखो कि लास्ट में क्या है, वो कौन सा टेंस है। वी आर नॉट प्लेइंग इन द अवर फील्ड। ये अवर कहाँ से आया, मैंने आपको बता रखा था अपनी वीडियो में कि अपना की अंग्रेजी, ओके, वी के साथ अवर यूज होगा अपना की अंग्रेजी में। अब मैं बात करूंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है। रूल नंबर 1 की बात करती हूँ मैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रारंभ में क्या आता है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्या, मतलब व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है कि क्वेश्चन वर्ड कैसा होता है हमारा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो जब ये प्रारंभ में है मतलब पहले है, किसके, सब्जेक्ट से पहले है, तो सबसे पहले क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग ना करके सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है, बट हम हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या पहले आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ना कि सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है। अगर सब्जेक्ट के बीच में आएगा तब हमारा क्या का व्हाट होगा। अगर वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो मैं हेल्पिंग वर्ब ही इसमें यूज होगी। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे ये जानिए। इज एम आर का प्रयोग हम देखेंगे, अगर ही होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे, अगर यू वी दे होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल सी बात है। अब हम बताएंगे रूल नंबर 2। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता, मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु आदि शब्द आता है, तो सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सब में नॉर्मली है। अब रूल नंबर 3 देखिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का कार्य करता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्वेश्चन वर्ड कर्ता का कार्य मतलब सब्जेक्ट का कार्य करता है तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग देखिए, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेट ऑफ रूल क्या होगा इसका, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, दूसरा होगा सब्जेक्ट, तीसरा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चौथा क्या होगा ऑब्जेक्ट, पांचवा रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल इसका एक ले लीजिए, क्या राम अपना पाठ याद कर रहा है, इज राम लर्निंग हिज लेसन। अब आप लोग बोलोगे कि मतलब इसमें तो क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो ये क्वेश्चन वर्ड का आपने एक एग्जाम्पल दिया। अब मैं क्वेश्चन वर्ड बीच में लाके आपको दिखाती हूँ। जैसे राम अपना पाठ क्यों पढ़ रहा है, चाहे क्यों याद कर रहा है, तो होगा वाई इज राम लर्निंग हिज लेसन। ओके, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, बस यही हुआ है कि अगर ये क्या यहाँ पे उठ के आ जाए, चाहे क्यों आ जाए इसकी जगह, क्यों याद कर रहा है, क्यों पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमारा बचेगा जो बाकी का तो हम लिख देंगे, वो हमारा रिमाइंडर में चला जाता है। अब हम इंट्रोगेटिव डबल की बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव डबल क्या होता है। तो उसमें भी जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होता है वो बीच में आता है।
जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द बीच में आते हैं तो वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस बनाया, ये इंट्रोगेटिव डबल है। ओके, अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द में कौन कर्ता का कार्य करता है, ओके, कौन का मतलब क्या होता है, हु। ओके, जब कौन कर्ता का कार्य करता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था। ट्रांसलेट ऑफ रूल देखिए आप लोग। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, मतलब जैसे कि क्यों, वाई, व्हाट, क्या। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, चौथे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पांचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट, छठे नंबर पे रिमाइंडर। अब इधर फॉर एग्जांपल देखिए, क्या वह सो रहा है, वाई ही इज स्लीपिंग। अब ये हमारा तो पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, बट अगर यही जब बीच में आएगा तो आप लोग कैसे बनाओगे। इसमें देखिए सब्जेक्ट का कार्य ही कर्ता कर रहा है, ओके, क्वेश्चन वर्ड हमारा। तो अगर ये बीच में होगा तो सबसे पहले आप लोग वाई लिखोगे, वाई ही इज स्लीपिंग। ओके, क्या वह सो रहा है, चाहे तुम सो रहे हो, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बट आप इंट्रोगेटिव में बस इतना देखिएगा कि इंट्रोगेटिव में हमारा क्वेश्चन वर्ड पूछता है, मतलब क्वेश्चन करता है। निगेटिव में नकारात्मक सोच हो जाती है, उसमें नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। अफर्मेटिव में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रहता है, वह सो रहा है, वो खा रहा है, वह घूम रहा है, ये सब हमारे क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसी के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, चाहे क्या तुम सो नहीं रहे हो, तुम कितनी देर से बाहर घूम रहे हो, ये सब हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। मतलब इसमें इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है और देन उसमें निगेटिव भी है, तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक हो तो सबसे पहले कर्ता के बाद और वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। कर्ता से बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो इंट्रोगेटिव का, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, कभी उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई टीचर अगर आपको दे भी देता है तो दे देता है, वरना ये बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर उसमें क्वेश्चन मार्क ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा वो कौन सा सेंटेंस है, क्या लिखने से क्या हो जाता है। अब हम इसके ट्रांसलेट ऑफ रूल की बात करते हैं, अनुवाद के नियम। हेल्पिंग वर्ब मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नंबर 3 पे नॉट, नंबर 4 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नंबर 5 पे ऑब्जेक्ट, नंबर 6 पे रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, क्या वो नहीं सो रहा है, इज सी नॉट स्लीपिंग। ओके, क्या वह नहीं सो रहा है, इज ही नॉट स्लीपिंग। ये हमने आपको बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको अफर्मेटिव बताया, निगेटिव बताया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया। अगर आपको इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने इंट्रोगेटिव डबल भी बताया। इंट्रोगेटिव डबल उसी को बोलते हैं जब वो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाता है, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव डबल। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट का प्रयोग हो। ओके, तो आपको अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए।
कि ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ। ओके, आपको अगर ये समझ में आया हो तो आप इसके एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल बनाना बहुत ही ईजी है, बस आप इसके रूल के हिसाब से चलिए। जैसे मैं ये रूल मैंने बताया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल है, बस इस रूल के हिसाब से आप चलते रहिए, आपका एग्जाम्पल एक भी गलत नहीं होगा। मैं ये बोल रही हूँ, आपका एग्जाम्पल एक भी गलत नहीं होगा अगर आप रूल के हिसाब से चल रहे हैं तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने तो देख ही लिया होगा, और मैंने रूल भी बता रखा है, सारे रूल। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, और अच्छी बात होगी। और आप इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, खुद से एग्जाम्पल बनाइए। जो आपको नहीं आता है वो आप मुझसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए आप, मैं बताऊंगी। और आपको अगर कोई इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना सकती हूँ, मैं बना के पोस्ट कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।